लेते तो फिर वो करना पड़ता है, दोनों साथ साथ में नहीं वर्क करता है। तो या तो हो सकता है इसका सिस्टम भी थोड़ा सा आपको आइडिया है इसका। आपको हो गया था एट सम एंड डिफरेंस में आपको एरर बता दिया गया था ना, एरर इन सम एंड डिफरेंस। नेट क्या है मेरा एरर इन नेट चेंज करेंगे क्या नेट एरर इन मल्टीप्लिकेशन अगर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई या क्या जाता है डिवाइड किया जाता है, तो उस केस में हम लोग एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, आपको सम और डिफरेंस में बता दिया गया था। अब एक चीज़ थोड़ी सी बेटा, आपको अभी कितने लोग घर पे पढ़ना शुरू कर दिए? आपने जो लोग घर पे शुरू कर दिए पढ़ना, अभी नहीं पढ़ते, तो 90 या 99% लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो यूनिट हो जाएंगे तो फिर दोबारा बड़ी मुश्किल हो जाता है। रीज़न क्या है, जो आपके शेड्यूल है ना, शेड्यूल के रिगार्डिंग अभी भी और भी फास्ट पढ़ाना पड़ेगा। ठीक, आपका 13 तारीख को आपको टेस्ट होना है, तो जो पढ़ रहे हैं वो प्रिपेयर करते रहिए। बताएंगे 30 को आपका टेस्ट है, उसमें आपको फर्स्ट यूनिट जो हम लोग पढ़ रहे हैं और सेकेंड यूनिट मोशन वो भी पूछा जाएगा, काइनेमेटिक्स एंड क्या यूनिट एंड डायमेंशन, ये टोटल आना है। ठीक, और उसी में हमें मेहनत करना है, उसी लेक्चर में सारी चीज़ें समराइज कर दी। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग घर से पढ़ के आइए, घर पे जाके क्वेश्चन करिए। जैसे हर कॉन्सेप्ट पे आप 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा करा सकते हैं। अब टाइम को देखते हुए, क्योंकि जो शेड्यूल होता है वो लखनऊ से होता है, लखनऊ वाले आपको ये मानते हैं कि आप बहुत ब्रिलियंट, बस खाली आपको कहानी सुना दें, बट उससे आप हकीकत कुछ और ही है ना। तो उस कंडीशन में आप लोग मेहनत करिए, जिससे उसका फिर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बिना पढ़े रहेंगे तो चीज़ें होंगी, क्योंकि हम लोग को रजिस्टर किए हुए आपके मार्क्स के चलते आप पास आउट हो, आपको इतना नॉलेज है, केवल एक आपका एकदम ना सुपरविजन कर देना है, एक बार आपको कथा बता देना है, वो मान के शेड्यूल बनाई गई है वहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा अगर एक बार रिवाइज करके आएंगे तो इजीली समझ लेंगे, क्योंकि बहुत स्लो चलने का टाइम नहीं है बेटा। ठीक, बहुत स्लो चलने का टाइम नहीं है, जो टाइम अलॉटमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को मैनेज करना पड़ता है। ठीक, तो उस केस में आपको 6 लेक्चर में आपको 2 यूनिट कंप्लीट करने, 4 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक, तो उस केस में अभी अगर कराया जाए तो 2 लेक्चर इसी में लग जाएंगे, अगर सिस्टमेटिक ढंग से मतलब पूरा क्वेश्चन वगैरह कराया जाए, और उतना टाइम नहीं होगा। तो इसलिए आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप घर से पढ़ के आइए और घर से जाके क्वेश्चन कर लीजिए, अगर कोई नहीं आता तो उसको पूछ लीजिए। ठीक, चलिए देखिए, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और क्या डिवीजन की आप बात करेंगे बेटा। ठीक, तो उस केस में कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई लाभ तो सिलेबस से हटा दिया गया, पहले अगर किसी ने लाभ वगैरह पढ़ा होगा, तो जिस तरह से लाभ में हम लोग यूज़ करते हैं, जो पावर्स होता है मल्टीप्लायर के फॉर्म में आता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सम हो जाता है, जो डिवीजन होता था वो डिफरेंस दे देते हैं। ठीक, तो वहाँ थोड़ा सा आप यूज़ करेंगे। जैसे सपोज क्वांटिटी एक्स है, एक्स के इक्वल टू बेटा ए वाई, ए मार्क मल्टीप्लाई करेगा, एक्स की वैल्यू ए इंटू बी है, ए इंटू कितना है बी। सपोज दैट ए में जो आपका एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू बेटा डेल्टा ए है, बी में डेल्टा बी। अगर हम लोग एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू क्या डेल्टा ए में है, एब्सोल्यूट एरर इन ए के मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर आपका है बेटा वो डेल्टा ए है, एंड एब्सोल्यूट एरर इन किसमें बी के मेजरमेंट में डेल्टा बी है। ठीक, तो उस केस में ए के मेजरमेंट में डेल्टा ए का है, बी के मेजरमेंट में डेल्टा बी का है। हमें फाइंड आउट करना है कि एस के मेजरमेंट में कितने परसेंटेज एरर क्या होगा। ठीक, तो निकालने के लिए बेटा जिसका पहले हम निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर। क्या निकालेंगे? फ्रैक्शनल। जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू जितना आपका एरर है, एरर अपॉन क्या एक्चुअल वैल्यू हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन होता है। जब हम लोग फ्रैक्शन निकालते हैं तो एरर अपॉन क्या होगा एक्चुअल वैल्यू आप देखते हो
एब्सोल्यूट एरर अपॉन उसकी रियल वैल्यू, ठीक, या वहाँ मीन की टर्म में लेते तो मीन वैल्यू लेते थे। तो यहाँ पे देखो बेटा डेल्टा ई अपॉन ए, इन लोगों ने लाभ थोड़ा बड़ा होगा तो आपको बताएगा अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो उस केस में आप करेंगे क्या सम आता है, ठीक। तो ऐसा आप यहाँ पे करेंगे डेल्टा ई अपॉन ए प्लस कितना डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई क्या हो गया बी, ये हो गया बेटा हमारा फ्रैक्शनल एरर। और परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब परसेंटेज एरर आप निकालोगे, परसेंटेज एरर इक्वल टू होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन कितना बी इंटू 100। इसी तरह परसेंटेज एरर इन एक्स, इसे पढ़ेंगे हम लोग बेटा परसेंटेज एरर इन एक्स। अगर सुना ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, अगर क्वांटिटी जो है आपका डिवीजन में, जैसे पहला केस हम लोगों ने ले लिया, फर्स्ट केस आपका हो गया, सेकंड केस अगर दो क्वांटिटी आपकी डिवाइड हो रही, अभी पावर आगे बता रहे हैं, पावर नहीं चल रहा, ठीक। अगर दो क्वांटिटी बेटा डिवाइड हो रही, जब डिवाइड होगी तो उस केस में जो फ्रैक्शनल निकालते आपको हमने परसेंटेज एरर लिखते समय जो फार्मूला बताया था मैक्सिमम परसेंटेज एरर आपका मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 बोला था, वो जो बोला था ना वो यहीं पे यूज में आता है बेटा। जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे सपोज क्या हमने कहा p इक्वल टू एक्स बाई वाई, कोई क्वांटिटी p है वो x बाई वाई के इक्वल है। इसको जब आप ऊपर शिफ्ट करेंगे बेटा किसी भी क्वांटिटी को ऊपर शिफ्ट करते हैं पावर की वैल्यू साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, माइनस नेगेटिव नेगेटिव होगा पॉजिटिव, जो भी जाएगा साइन उसका रिवर्स हो जाता है। अब कंडीशन इसके लिए अगर हम लोग फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे तो जब फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं बेटा तो ये आएगा डेल्टा p अपॉन p इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x। ये जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन के काम में आएगा, आगे आएगा बेटा, लेकिन अभी हमारा साइन नेगेटिव है तो माइनस डेल्टा y अपॉन y1 लिखने कोई मतलब नहीं है, ये बेटा फ्रैक्शनल एरर हम लोग लिख रहे हैं। लेकिन आज के डेट में इस पॉइंट को उड़ा दिया गया किताबों से मैक्सिमम, तो डायरेक्ट क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमें मैक्सिमम फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, इसलिए जहाँ माइनस उससे क्या कर लेते हैं हम लोग प्लस, तो वहाँ लिखते हैं। बट याद रखिए ये होता है फ्रैक्शन यहाँ पे डिवीजन में, लेकिन हमें जो परसेंटेज निकालने के लिए मैक्सिमम फ्रैक्शन एरर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए वहाँ पे हमने ये पॉइंट बोला था, यही केवल यूज में आता है। डेल्टा p अपॉन p इक्वल टू होगा डेल्टा x अपॉन, ये हो जाएगा बेटा डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन कितना y। अब परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो परसेंटेज निकालने के क्या करेंगे 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करें, डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 प्लस डेल्टा y अपॉन y इंटू कितना 100। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या परसेंटेज एरर। ये वैल्यू हमारा क्या हो जाता है परसेंटेज एरर का हो जाता है, क्या होगा डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 प्लस डेल्टा y अपॉन y इंटू 100। फिर से हम लोग कहेंगे परसेंटेज एरर इन p, इसे कहेंगे परसेंटेज एरर इन, ठीक। तो जो भी रहेगा, अभी तो हमने जो एग्जांपल लिया था यहाँ पे पावर नहीं दिया गया, पावर नहीं मतलब पावर 1 है। दूसरा कंडीशन है कि अगर पावर गिवन हो, कि पावर की वैल्यू दी हो, रूट दिया हो, तब कैसे करेंगे, तभी समझ लीजिए तब लिखिएगा। तीसरा केस हमारा हो गया बेटा सपोज है f इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब अपॉन रूट c है, जिससे मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, पावर भी है, रूट भी, ठीक। तो f a स्क्वायर b क्यूब अपॉन क्या रूट c, तो सर ये बेटा पर समझता है जी, इसमें देखिए क्या क्या उसमें है बाद में देखते हैं, ठीक। तो इस केस में क्या होगा a स्क्वायर b क्यूब अपॉन अंडर रूट कितना है c, तो यहाँ पे क्या करोगे तो लिख सकते हैं हम a स्क्वायर b क्यूब, कोई भी क्वांटिटी रूट से बाहर जाता है तो पावर कितना आता है, अगर रूट से बाहर आप रूट हटाते हैं तो पावर क्या लेंगे 1/2। अगर किसी को रूट रिमूव करते हैं तो पावर बेटा उसका 1/2 आएगा, या पावर 1/2 है रिमूव करेंगे तो रूट में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से रूट हो जाएगा हटेगा तो रूट की वैल्यू आपने ठीक था तो c की पावर आ गया 1/2, ऊपर शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर b क्यूब इंटू c की पावर कितना माइनस। अब हम परसेंटेज निकाला, डायरेक्ट परसेंटेज की बात करेंगे, ठीक। तो जब परसेंटेज अगर निकालेंगे हम लोग फ्रैक्शन भी लिखते हैं, इसकी जबरदस्त नहीं लिखते थे, मैक्सिमम फ्रैक्शन है, मैक्सिमम में रहेगा ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा डेल्टा m अपॉन m इक्वल टू कितना पावर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, पावर जो होगा वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर कितना है आपका 2 है, 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस इसका पावर 3 डेल्टा p अपॉन p प्लस अब मैक्सिमम
मैक्सिमम लिया है तो चाहे माइनस को पावर चाहे प्लस सभी को प्लस कर लेंगे। हमने यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करने के लिए मैक्सिमम इंटू 100 करेंगे। ये हो जाएगा प्लस डेल्टा 1/2 डेल्टा c अपॉन c। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम फ्रैक्शनल टर्म। अब परसेंटेज आपको फाइंड करना है, पास कर दिया आगे, साइन हो गया, इसका साइन हो गया, आगे पास कर दिया। तो इसके इसमें क्या करेंगे, जब हम लोग लिखेंगे इसका मैक्सिमम आप निकालोगे तो वैल्यू आपका हो जाएगा परसेंटेज, मैक्सिमम ने निकाल दिया, जब परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो परसेंटेज इक्वल टू होगा डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। इसे पढ़ेंगे, इस क्वांटिटी में कहेंगे, बोलेंगे परसेंटेज एरर इन एम के मेजरमेंट में कितने परसेंट एरर है। इसे बोलेंगे परसेंटेज एरर इन ए, इसे बोलेंगे परसेंटेज एरर इन बी, इसे बोलेंगे परसेंटेज एरर इन सी। ये केस आपका होता है, इसके वजह से दिखा देंगे। परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या होगा, अगर पावर के फॉर्म में या रूट के फॉर्म में या डिवीजन के फॉर्म में लिया गया तो 3 कंडीशन आपके बन गए। एक सिंपल, जब हमारा क्या था सिंपली आपका क्या मल्टीप्लिकेशन था, सिंपल डिवीजन था, तीसरा हो गया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड पावर, तीनों चीजें, ठीक। ये केस आपका होता है। अब क्या करेंगे आप एक एक करके क्या नोट करेंगे, ठीक। तो रेडी करेंगे एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एरर देखो बेटा, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, थोड़ा फास्ट लिखिएगा, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एग्जाम इस बार कितने दिए थे, एग्जाम नीट का या आईटी का कितने लोगों ने दिया था, आईटी या नीट दिया था, क्या आया था, अरे बताओ जो आया था ये दोस्तों, और कोई बाकी ये आप लोग मैं बोला ऐसे ही डाले थे नहीं पिछले वाटर के साथ नहीं डाला, आराम से डालेंगे। हाँ करो क्या भाई, जल्दी करो। एक मिनट की
साइन सबका हो गया बेटा, साइन हो गया सबका। चलिए आगे नेक्स्ट नोट करिएगा। थर्ड पॉइंट हो गया, अगर पावर है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूट सब दिया गया होता है तब हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे करो दो क्वेश्चन कराते हैं फिर आगे कहते हैं। थोड़ा सा टाइम इशू रहता है तो चीज़ को आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक। और केवल अगर सर भी लोग ही पढ़ाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, और बिना पढ़े आएंगे बिना करे आएंगे तो फिर स्टाफ में हो गई है, ठीक, केमिस्ट्री में भी कर हैं। तो जो नए जो हुए हैं तो आप वो देख लीजिएगा, जैसे जैसा जो सुटेबल रहेगा उसके बारे में बता दीजिएगा। हो गया बेटा, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक। तो ये तो नहीं बस ध्यान से सुना करिए, बहुत बार बार रिवाइज करने का टाइम नहीं, आप एक चीज़ को बार बार पूछिए, ठीक। चलिए सुनिए, फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो उसको आप कर जाएगा, समाइए नहीं, ठीक है। हमारे जो होते हैं कोई चीज़ नहीं आता तो पूछ लेके प्रयास करिए तो समझ में आ जाए, ठीक। ऐसा नहीं कि नहीं हम खाली पूछने के लिए ही बैठेंगे, ठीक। तो वो सिर्फ पासपोर्ट नहीं होगा खाली क्या पूछते रहे और फिर उसमें से नाम लगाए। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट आपका होता है क्वेश्चन हम करेंगे, लिखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा, पहले सिंपल से करिए। फाइंड परसेंटेज एरर इन measurement of find percentage error in measurement of density of a cubical body, density of a cubical घनाकार घन बोलते हैं ना, cubical body लिखिएगा। if percentage error in measurement of mass is 2% and in each yield मतलब जो हमारे सिरा होते हैं वो व्यक्ति के एक नाम की जो एक साइड है each yield यानी हो गया is 1%। तो कोई केमिकल बॉडी है बेटा, यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है, आपके केमिकल बॉडी कैसा है, एक केमिकल बॉडी है ये आप साइड कर लो, बल्कि बेटा अगर वहाँ पे कंफ्यूजन हो तो आप ये साइड कर लीजिए। यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है कि मास जो है, मास में परसेंटेज आपको कितना परसेंट दिया गया है 2%, और फिर जो साइड है जितना ये साइड कर लो फिर वहाँ होगा। साइड जो है मान लो इसकी एरर वैल्यू है, अब एक साइड को मेजर करने में इसका जो क्या हो रहा है उसमें एरर की वैल्यू 1%, तो आपको डेंसिटी में क्या निकालना है, परसेंटेज एरर की वैल्यू निकालनी है, ठीक। लगाएं क्या बताएं, हाँ बताइए, अच्छा है ना, हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक। तो देखो जब डेंसिटी में निकालेंगे बेटा तो डेंसिटी परसेंटेज होगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100,
सबने पढ़ा होगा डी इक्वल टू हो सकता है मास बाय क्या वॉल्यूम, और जब क्यूबिकल बॉडी रहेगी तो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट होता है, तो एल इनटू एल इनटू एल तो हो जाएगा एल क्यूब, एम अपान क्या हो गया एल क्यूब के बराबर हो गया। हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ डेंसिटी, ठीक, तो डेल्टा डी अपान डी तो क्या हो गया आपका 100 इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा बेटा एम एल के पावर -3 होगा, कितना होगा एम एल के पावर -3। अब इसको रखेंगे अगर हम लोग एरर के टर्म में डेल्टा एम अपान एम इनटू 100 बोला था, जब परसेंटेज निकालेंगे तो पावर प्लस में हो या माइनस में सारे को क्या लेंगे आप प्लस करने की वजह से प्लस से कर लोगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू डेल्टा एल अपान एल इंटू कितना 100, ठीक, तो ये कंडीशन हो गया। इसे कहेंगे परसेंटेज इन द मास, इसे कहेंगे बेटा परसेंटेज इन द क्या गेट से लेंथ साइड, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, अब आप निकालोगे इसकी वैल्यू कितने परसेंट दी गई थी 2%, इसकी वैल्यू कितनी दी है 1%, तो 3 क्यों क्या हो गया, तो उसकी डेंसिटी के मेजरमेंट में कितने परसेंट का एरर होगा, तो आपने निकाल दिया 5%, कितना हो गया 5%। तो जो भी पूछना चाहेगा पहले हमें उससे रिलेटेड एक फार्मूला, जो फार्मूला है उसमें रख दीजिए, बाकी अगर कोई कांस्टेंट फैक्टर जैसे टाइम पीरियड आप पढ़ते हो, टाइम पीरियड आप सिंपल पेंडुलम टी इक्वल टू 2 पाई अपने बाई जी, अब पता है उसमें एल में दिया गया है, जी कांस्टेंट कर दिया जाए, जी में ना दिया जाए, तो जिसमें गिवन होगा एरर उसी का काउंट करेंगे आप, दोनों में दिया गया तो दोनों को काउंट करेंगे तो टाइम पीरियड आप निकाल लेंगे, ठीक। बट 2 पाई जो कांस्टेंट फैक्टर है वो वहाँ पे वो एररलेस होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं है, फिक्स वैल्यू, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी होती है, वहाँ से आप रख के कैलकुलेट करेंगे, तो नोट कर लीजिए, लेकिन ट्राई करिए खुद से लगाइए बेटा, ठीक, कभी एग्जाम में लगेगा नहीं तो पड़ोसी नहीं आगे बढ़ा के लगाएंगे जी, हाँ हो गया। इसके बाद क्या चलिए इसके बाद नेक्स्ट करेंगे क्वांटिटी है बेटा एम इक्वल टू ए क्यू रूट बी अपान सी स्क्वायर, ठीक। आपको दिया गया परसेंटेज एरर इन ए इक्वल टू 1%, परसेंटेज एरर इन बी इक्वल टू आपको दिया गया 2% एंड परसेंटेज एरर इन सी इक्वल टू 1/2%। फाइंड करना है फाइंड परसेंटेज एरर इन किसमें विथ यम के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है। ए क्यूब रूट बी अपान सी स्क्वायर है, ए में आपका 1% है, बी में बेटा 2% है, सी में 1/2% है। आपको परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना था किसमें एम के मेजरमेंट में कितने परसेंट का एरर होगा। आपको 30 क्या सेकेंड आपको मिले, 1 मिनट दे देते, 1 मिनट आप कर लीजिए, जल्दी से करके दिखाइए। जैसे बताया तो वैसे काम करके सीधा सीधा बस को बिठा
क्या ए क्यूब बी, इसमें अगर हम लोग दिखाते हैं कर तो आपका है ए क्यूब अंडर रूट बी अपान ए स्क्वायर। इसका जब आप रिमूव करेंगे तो होगा ए क्यूब बी के पावर 1/2 अपान सी स्क्वायर होगा। ऊपर चेक करेंगे ए क्यूब बी के पावर 1/2 इंटू सी के पावर माइनस हो जाएगा। ठीक, अगर आपको फाइंड आउट करना है क्या एम में कितना होगा तो डेल्टा एम अब परसेंटेज लिखना है बेटा, डेल्टा एम अपान एम इंटू 100 इक्वल टू पावर कहाँ आएगा, पावर कहाँ का है मल्टीप्लाई के फॉर्म में आगे आ जाएगा। डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू डेल्टा बी अपान बी तो कितना हो जाएगा 100। ये पावर माइनस हो चाहे प्लस अभी क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, होगा प्लस 2 इंटू डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 बेटा। देखो अलग अलग सब में परसेंटेज की वैल्यू दी है, ए में 1%, बी में 2%, सी में 1/2%। जब वैल्यू को करोगे तो 3 इंटू 1 ठीक प्लस 1/2 इंटू बी में कितना था 2% प्लस 2 इंटू सी में कितना था 1/2% है ना। अब डाटा के उस तरह से रहता कैलकुलेट करके आप जो भी रिलेशन दिया रहेगा उसको आप क्या इक्वेशन बना लीजिए, उसमें डाटा डाल दीजिए। इतना ही करना होता है आपको। 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, 1 1 और ये 3 तो 3 + 1 + 1 कितना हो गया 5%। तो डेल्टा एम अपान एम इंटू 100 की जो वैल्यू आ गई आपकी डेल्टा एम अपान एम इंटू कितना 100 की जो वैल्यू आ गया तो आपको कितना मिल गया 5% का डेल्टा एम अपान एम इंटू 100 की जो वैल्यू मिली कितनी मिल गई आपको 5%। तो यहाँ से हम डिटरमाइन कर लेते हैं जो परसेंटेज अगर की वैल्यू किसी गिवन क्वांटिटी में कितनी है करेंगे नोट कर लीजिए। फिजिक्स में काइनेमेटिक्स दिया गया है, काइनेमेटिक्स में पूरा आ जाता है वेक्टर से लेके और 1D 2D दोनों में आता है। हो गया बेटा चलिए जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं जिम बनाने वाले के रिगार्डिंग आपको बहुत क्या एक्स्ट्रा मिली है है ना। मान के चलते आप लोग जीनियस हैं ठीक, आपको जीनियस बनिए, अगर कुछ कमी है ना तो उसको क्या करिए इम्प्रूव करिए। जैसे क्या कॉलेजेस में क्या होते हैं लेक्चर होते हैं, लेक्चर में नोट्स नहीं बनवाने क्या जो भी आता है टीचर प्रोफेसर जो भी आता है बोल के चला जाता है आप अपने रिगार्डिंग करिए ठीक। तो कंडीशन तो आपको यही मान के चला जाता है कि आप क्या कॉलेज स्टूडेंट हो गए ठीक। चलो बेटे नेक्स्ट है बेटा ठीक, आपको करना है मोशन ठीक। अगले लर्निंग पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बट अब ये आपकी जिम्मेदारी है ठीक। क्वेश्चन जान के कोई नहीं आएगा तो बाहर यहाँ पूछ लेगा या बाहर पूछ लीजिएगा ठीक, इतना किया जा सकता है। बट थोड़ा सा स्पीडली करना है क्योंकि सिलेबस को भी कंप्लीट करना है ठीक। तो या तो आप लोग को अगर थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा फील होती है तो कोऑर्डिनेटर जो है जैसे सर उनसे आप लोग बात कर लीजिएगा। सर अभी हम लोग थोड़ी से हमने कल बोला था उन्होंने फोन के विकास रहेगा का बेस्ट है तो बोला था कि अभी बच्चों की लेवल थोड़ी सी स्लो चलने की ठीक। बाकी जो पैटर्न पे आ जाएगा तो थोड़ा स्पीडी हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। बट अभी सबकी लेवल अलग अलग है, इन कॉलों में कुछ लोग पढ़ गए हैं, कुछ लोग एवरेज में पढ़े हैं, कुछ लोग कम पढ़े हैं, बहुत कम पढ़े हैं। उसको थोड़ा कोरिलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पहले स्पीड थोड़ी सी स्लो, लेकिन टेस्ट नहीं होगा तो थोड़ा अपना इसको भी क्या ध्यान रखना है ठीक। इसलिए आप लोग इस वाटर को थोड़ा सा बातें कर लीजिएगा क्योंकि अभी तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में अंदर में अगर स्लो चल जाएगा तो हमको इस लेवल को मेनटेन करना है। जैसे कि कोई लोगों को लिखने में दिक्कत होगी, लिखने में दिक्कत होगी, कुछ लोगों को क्वेश्चन बहुत
दिया गया, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं वो प्रॉपरली कहा क्या जा रहा है, तो थोड़ा इशू आता है 10-15 दिन का, फिर वो सही हो जाता है। जो भी चीज़ें हैं घबराएंगी नहीं, वो एक हफ्ता 10 दिन की दिक्कत आती है, फिर वो धीरे धीरे फिर चेंज हो जाता है। ठीक, लेकिन वो रेगुलर रहेंगे तब हमारे आए कल नहीं आए, जैसे कई लोग छुट्टियाँ मना रहे हैं मुझे, हाँ हमारे यहाँ तक नहीं चले गए, वही रहता है। चलो देखो, तो हम लोग बात करेंगे इसका मोशन का। नेक्स्ट आता है डायनामिक्स में एक मोशन हम लोग पढ़ते हैं। अब मोशन के साथ में ही वेक्टर आपको बता दें, ठीक, जैसे आप हाई स्कूल में वेक्टर पढ़ते हैं, ठीक, तो उसके इसमें क्या है, डायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं क्या, आपने मोशन किसे कहते हैं, किसे लोग बताएंगे बेटा, व्हाट इज मोशन? मोशन सुन लीजिए, थोड़ा जैसे पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट में चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एरर में एक ही और सुन लीजिए, एक पॉइंट और सुन लीजिए, कहीं के रीडिंग में आता है। एक होता है बेटा आपका क्या, आपने पढ़ा होगा इंस्ट्रूमेंट के नाम, जैसे मीटर के, स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर। तो इसका मतलब लीस्ट काउंट, क्या लीस्ट काउंट, एक लाइन वही लिख लेंगे वैल्यू खाली। तो लीस्ट काउंट क्या होता है समझिए बेटा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं, यानी कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ जितनी मिनिमम वैल्यू हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसे उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहते हैं। मतलब द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ठीक, दूसरी चीज़, जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा उसके द्वारा मेजर्ड वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट ग्रेटर देन क्या एक्यूरेसी इन मेजर्ड वैल्यू। जितना लीस्ट काउंट की वैल्यू बेटा कम होता है उसके द्वारा जो मेजर्ड वैल्यू होता है वो उतना ही ज़्यादा होगा, मेजर्ड वैल्यू उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक, अब जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं, कभी लोग बच्चे से बिलोंग करते जितना जानते होंगे, गाँव वगैरह घर वगैरह होगा तो गन्ना वगैरह बया जाता होगा, गन्ना कितने लोग जानते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई सबक करेंगे, हाँ ठीक, तो गन्ना बया जाता है तो ताली और आटा क्या जाता है क्या मिल को, जब मिल पे ज़्यादा गन्ना तोड़ने के लिए तो ऐसा है आप लोग तोड़ा गया हो मिल पे गए, ठीक, तो जब जाते बेटा ना तो मिल पे वो 10-20 किलो 50 किलो तो बड़ा कोई वो नहीं होता है। अगर आप गन्ना ताली में लेके जाते हैं तो 50 किलो में लेना तो 50 रुपये हमारा जुड़ा रहा है, तो जमीन की बात है तो 4 कुंटल में मार देते तो कोई बात नहीं है, तो उनके लिए 40-50 किलो 1 कुंटल कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होता, आप ताली में गन्ना ले जाते उतना चला जाता है। ठीक, लेकिन अगर आप क्या सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, ठीक, तो सब्जी लेने जाते हो तो क्या करता है, क्या 5 किलो मार देता है क्या, वो 10-20-50 ग्राम का चोरी करता है, मतलब करता वो भी है लेकिन कितना 10-20-50 ग्राम की चोरी करता है। आप जलस क्या जाते हैं 50 ग्राम चोरी करता है क्या, अरे तो उससे वगैरह लुट जाएंगे, हाँ ठीक, तो वो क्या होता है, इसीलिए देखो उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसकी क्या होती है मेजरमेंट के लिए जो वेटिंग मशीन रखता है वो मिलीग्राम में मेजरमेंट करके देता है। जैसे हमारे 10 ग्राम आपने गोल्ड दिया तो 10.025 जो भी उसका एक्चुअल मेजरमेंट होगा 3 डिजिट तक वो देते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हो गया बेटा लीस्ट काउंट जो वेटिंग मशीन में क्या जो रस रखते हैं उनकी क्या होती है ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल वेटिंग मशीन जो हम लोग लेते हैं मार्केट से। ठीक है, इन कंपेरिजन तो क्या एमएल वाले जो वेटिंग मशीन होती है, और कहीं कहाँ पे होता है कांटा लगता है, सुने होंगे कांटा मतलब नियरेस्ट गन जहाँ पर अगर उसके पास में वेटिंग मशीन है आपको सब तौर में बिल को ट्रांसफर करते हैं वहाँ, तो जैसे अगर वहाँ 50 किलोमीटर चोरी होते तो 2 कुंटल आ जाते हैं। ठीक, तो कंडीशन क्या है, मतलब उनकी स्केल में फ्लक्चुएशन होता है, यानी कि वेरिएशन है, एक्यूरेसी क्या है कम है, जिसकी लिस्ट काउंट कम होगी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा, और जिसका लिस्ट काउंट ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी कम, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट जितनी कम होगी उसके द्वारा मेजर्ड वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। इतनी बात समझ में आई। और अगर नहीं आ रहा है तो बदला में सब्जी वाला और क्या ज्वेलर्स क्या है कहीं आपको याद कर लेना कौन ज़्यादा सही तौर के देता है। ठीक, दूसरी कंडीशन आपकी होती है अपने यहाँ जो पूछा जाता है, आपके यहाँ 3 इंस्ट्रूमेंट है, एक मीटर स्केल जिससे हम सिंपली पटरी कह लेते हैं, स्केल कह लेते हैं, दूसरा होता है बेटा क्या आप वर्नियर कैलिपर पढ़े होंगे और एक पढ़ा होगा अपने स्क्रू गेज। इन तीनों में जब हम लोग बात करते हैं, अगर बात करें तो कभी थोड़ा सा बंद करके देखिए, हम लोग अगर करते हैं मीटर स्केल, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है बेटा, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल कितना होता है तो बताएगा क्या क्या मिलीमीटर सेंटीमीटर किलोमीटर सेंटीमीटर। जो मीटर स्केल होता है अगर आपके पास किसी पास में इसको देख लो, सबसे जो क्लोजेस्ट लाइन होती है बेटा वो 1 मिलीमीटर की होती है। कितनी होती है 1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर की सबसे क्लोजेस्ट जो लाइन आपकी होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है, किसमें मीटर स्केल में। ठीक,
तो यहाँ पे जो लेंगे आप बेस्ड ऑन द मीटर के लेंगे, ये होगा बेटा 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर का डायमीटर बढ़ाया करिए। पहले क्या है तो मुझे स्टार्ट हो थोड़ी ज़्यादा, उससे 5 मिनट पहले आ जाएगा। तो ये हो गया बेस्ड ऑन द मीटर स्केल हो गया 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। दूसरा हम लोग लेते हैं बेस्ड ऑन द वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स कितने लोगों ने मालूम है, कितने लोगों को वर्नियर कैलिपर्स के मीटर का बेस काउंट? जी सर, चलिए पॉइंट पढ़ के आएंगे सर तो कंफर्म है, ठीक है। अब एक साल पहले पढ़ा हुआ याद करेंगे तो कैसे कंफर्म याद आएगा। तो जब हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का लेते हैं बेटा तो 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, ठीक। और तीसरा हमारा होता है बेस काउंट ऑफ क्या, स्क्रू गाइड। स्क्रू गेज होता है इसका 0. कितना 0.1 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया, अगर ये तीनों स्क्रू का इंस्ट्रूमेंट आपको दे दिए जाए और आपको कहा जाए बेटा मेजर करना है किसी को, क्या कोई भी आपकी ऑब्जेक्ट उसकी लेंथ को मेजर करना है, तो सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट कौन देगा? इन तीनों में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कौन देगा? स्क्रू गेज, क्योंकि इसका बेस काउंट बेटा सबसे कम है। जिस इंस्ट्रूमेंट से, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, मास मीटर के लिए हो, टाइम मेजरमेंट के लिए हो, डिस्टेंस लेंथ मेजरमेंट के लिए हो, जिस इंस्ट्रूमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, जब कंपेयर करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट के बेटा बेस काउंट जितना कम होगा उसके द्वारा जो मीटर वैल्यू होगी वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी, याद है ना, ठीक। तो अगर इन तीनों इंस्ट्रूमेंट से आपको क्या कर दिया जाए, मेजर करने के लिए दिया जाए, तो उस केस में आप कितना डेसिमल के, अगर मीटर स्केल से मेजर करते हैं और वो सेंटीमीटर में आपने काउंटिंग किया है, मेजरमेंट किया है, तो डेसिमल के 1 डिजिट तक ही आप सही से मेजर कर सकते हैं। अगर आपने वर्नियर कैलिपर्स किया तो डेसिमल के 2 डिजिट तक सेंटीमीटर में आप क्या कर सकते हैं, राइट मेजरमेंट ले सकते हैं। और गेज से लेंगे तो आपका क्या डेसिमल के 3 डिजिट तक राइट मेजरमेंट ले सकते हैं। अब ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सुनिए, एक स्टूडेंट है बेटा किसी रॉड की लेंथ को मेजर करता है, मेजरमेंट में उसने लंबाई को जो मेजर करके बताया वो बोला बेटा 10.25 सेंटीमीटर है बाय द हेल्प ऑफ क्या, मीटर स्केल। एक स्टूडेंट है जो किसी रॉड की लेंथ को मेजर करता है और उसकी लेंथ को मेजर करके बताता है 10.25 सेंटीमीटर है, और उसका जो मेजरमेंट लिया गया है, इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया गया वो मीटर स्केल है, तो बोला जाता है दिस डाटा विल बी राइट ऑन द। हाँ बताइए, अगर उसने मेजर करके आपको लेंथ को 10.25 सेंटीमीटर आपको बताया, तो जो उसने मेजरमेंट लिया है मीटर स्केल से, क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? कितने लोग कह रहे हैं नहीं पॉसिबल है? आप बताइए, नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। आप लोग का पॉसिबल है? मैं नहीं जो जाए तो सही माने में पॉसिबल है। हाँ, आप किससे मेजर कर रहे हो? मीटर स्केल से। इंस्ट्रूमेंट क्या दिया गया आपको? मीटर स्केल, और आपको रिजल्ट क्या दिया गया? 10.25 सेंटीमीटर, ठीक। मीटर स्केल में हम लोगों ने क्या लिखा था भैया? डेसिमल के 1 डिजिट तक की सेंटीमीटर में हम मीटर स्केल से मेजरमेंट करेक्टली ले सकते हैं। अगर आपको डेसिमल के 1 डिजिट से ज़्यादा आप लेते हो, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका क्या होगा, मेजरमेंट होगा वो फॉल्ट होगा। जो मेजरमेंट होगा क्या होगा? फॉल्ट होगा। तो यहाँ पे डेसिमल के 2 डिजिट तक आपको दिया गया है, दैट मीन्स से हम मीटर स्केल से काउंट नहीं कर सकते। अगर गलती से आपने मीटर स्केल से मेजर करके और ये डाटा लिखा है तो 100% क्या है, समझ में आया, ठीक। दूसरी चीज़ें अब आप समझे थे, आप गाइड से देखो ऐसा नहीं आता रिप्लाई। हाँ क्या सब लोग पढ़ के नहीं आते हो? अरे शुरू कर दो भैया, जो भी आपके यहाँ शुभ दिन हो उसी दिन से जो है श्री गणेश का दीजिए, है ना। और जब भी आपके यहाँ अच्छा हो, जब से आपको ठीक पढ़िए जरूर, बिना पढ़े तो होगा नहीं यार, ठीक है। आप पढ़ेंगे तभी हम लोग की भी मेहनत क्या काम आएगी, तभी सरकार के इन्वेस्टमेंट भी काम आएगा, ठीक। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी कर लें हम लोग तो शायद कुछ नहीं बनेगा। आप अपने से कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो कहीं से कोई हेल्प नहीं लेते फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते एग्जाम में, ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो टीचर कहे कि हम आपको पढ़ा दिए तभी आपका हुआ, ठीक। अगर ऐसा होगा तो बड़ी बड़ी कोचिंगों में पता 1000 का बैच होता है, लाखों बच्चे पढ़ते हैं, कोटा में जाके कम से कम 30
से 4 लाख बच्चे हर साल बाहर से जाते हैं। आपके बच्चे हैं सराउंडिंग से मिला लीजिए, कम से कम 1500 से 2000 बच्चा जाता है, सिलेक्शन 4, 5, 6 का होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जाके वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंगें लेके एसी का हवा खा के गुजारा करते हैं। ठीक, तो आप मेहनत करेंगे तभी आपका होगा, बिना मेहनत के बेटा होता नहीं। जो करना है वो यहाँ से भी होगा, नहीं करेगा तो कहीं से नहीं होगा। ठीक, इसलिए थोड़ी छोटी चीज़ों को जो भी पैटर्न पीछे का है वह चीज़ करिए। बार बार हम कहते हैं कि जब आप बदलोगे तभी ठीक है फिर बदलाव आएगा। ठीक, इसलिए गवर्नमेंट आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसकी सुविधाएँ आपको दी जा रही है, उसका थोड़ा फायदा उठाइए और अपने भविष्य को भी बनाइए। ठीक भाई, अगर आप सेलेक्ट होंगे, आपके रिपोर्ट कार्ड आएंगे, तभी सरकार की थोड़ा सा क्या होता है इनिशिएट होता है भाई हम खर्च कर रहे हैं तो कुछ आउटपुट नहीं लाना है। और अगर आपके खर्च आउटपुट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बेकार। और जब कोई चीज़ बेकार होती है तो वो चीज़ बहुत दिन चलती नहीं है। लेकिन मतलब ले लीजिए, जैसे आप लोग हैं पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए अलाउ किए हैं, आप बेटा पढ़ लो, आप पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपको अभी तक पढ़ाया उन्होंने, अभी भी पढ़ा रहे, आगे भी पढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। लेकिन अगर उनको पहले से भी डिसाइड हो कि आप जाके फालतू बेकार निकलोगे, पढ़ाएंगे क्या? अगर उनको पहले पता हो जाए मेरा बेटा क्या नालायक निकलेगा, नालायक जाते हैं ना हिंदी में, ठीक, तो शायद आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो इसीलिए कह रहे हैं कि उनको मालूम है कि मेरा बेटा कुछ अच्छा करेगा, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं। ठीक, इसलिए उनके टाइम और सपोर्ट और उम्मीदों को थोड़ा सा आप लोग भी कुछ करिए ना, तो ये अगर आप लोगों ने बीटा स्केल से किया तो इसलिए रीडिंग मेरा रॉन्ग है, क्योंकि हम बीटा स्केल से डेसिमल से वाई डिजिट तक ही सेंटीमीटर में काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए क्या होगी ये रीडिंग, तो अगर ये पूछा जाए किस स्केल से ये राइट होगा, फिर स्केल से ये हम राइट यानी कि करेक्टली मीजर कर सकते हैं। खाली बने के मतलब अगर कहा जाए दिस मेजरमेंट कैन बी क्या डन बाई, ठीक, या कैन बी टेक बाई, इस मेजरमेंट को किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग ले सकते हैं? मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, आला गेज, नन ऑफ गेज या मोर देन वन। कितना इसका लिस्ट काउंट है मीटर स्केल का? ठीक, क्योंकि वर्क था तो इससे तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन इनका देखो डेसिमल के 2 डिजिट तक है और रिजल्ट भी 2 ही डिजिट तक है ना, और इसका तो डेसिमल के कितने डिजिट तक है? 3 डिजिट तक है यार, तो ये 2 ही है। अभी इससे भी ज़्यादा होता तो भी हम इससे ले लेते हैं। इसका मतलब कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग इस रीडिंग को क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं। ठीक, तो जिससे मीजर किया गया होता तो राइट होता, तो आप ऐसा करेंगे वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज दोनों से हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, यहाँ से दिखा देते हैं भाई ये चीज़ें वहीं पे काउंट करके हम लोग करते हैं। इसी में लिख लीजिए, जहाँ पे क्वेश्चन क्या वही नीचे जगह होगी लिख लीजिए, सबसे अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए लीज काउंट, लीज काउंट, लीज काउंट बोले द minimum value which can be the minimum value which can be measured by which can be measured by any instrument accurately measured by any instrument accurately which can be measured by any instrument accurately is called the least count of that instrument, is called the least count of that instrument, called least count of that instrument। उससे को हम लोग बेटा उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहते हैं, is called the least count of that instrument। आगे लिखेंगे smaller is the smaller is the value of least count, smaller is the value of least count, smaller is the value of least count, greater is the accuracy, greater is the accuracy in measured value by that instrument, greater is the accuracy in measured value by that instrument, greater is the accuracy in measured value by that instrument। तो उस इंस्ट्रूमेंट
के द्वारा नापा गया वैल्यू उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सही होगा। ठीक, अब यहीं पे एग्जाम्पल जैसे लिख लीजिएगा, लीस्ट काउंट तीनों का क्या होता है, ये देखिए चलिए दूसरे चलिए हम इस पे क्वेश्चन जो बनते हैं इस टाइप से बेटा, जैसे किसी चीज़ का मेजरमेंट ले रहे हो, अब उसमें आपका एब्सोल्यूट एरर नहीं दिया, क्या दिया कि मान लो मेजर कर, मान लो किसी बॉडी का, अब उसमें आप मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर है उसको वैल्यू दी नहीं गई, आप कह रहे थे जैसे मेजर्ड बाई मीटर स्केल है, किसी के द्वारा भी जनरली मीटर स्केल ही यूज किया जाता है, मीटर स्केल। ठीक, देन डिटरमाइन क्या, परसेंटेज लाइक द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम। उस केस में अगर लीस्ट काउंट आपको नहीं दिया गया है, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या, एब्सोल्यूट एरर नहीं दिया है, इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया है, तो इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वही उसके द्वारा मेजर वैल्यू मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होता है। जैसे मान लो मीटर स्केल लिया, अब मीटर स्केल में कोई चीज नापोगे ना, उसके मेजरमेंट में मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो उसके लीस्ट काउंट के बराबर होगा। अगर जैसे मैं देखिए मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर measurement of maximum absolute error in measurement of maximum absolute error in measurement of any maximum absolute error in measurement of any quantity will be equal to least count will be equal to least count of that instrument, least count of that instrument which is used, least count of that instrument which is used in measurement of measurement of quantity, measurement of that quantity जाएगा या quantity, मतलब उस क्वांटिटी की मेजरमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट आपने लिया था उसका जो लीस्ट काउंट होगा वही मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर के बराबर होगा। अगर एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू दी गई है तब, नहीं भी रहेगी तो आपको क्या स्केल का नाम दिया है, इसके द्वारा उसको आपने मेजर किया है। ठीक, ये चीज़ आपकी होती है, याद रखिएगा। अगर कहीं क्वेश्चन इस टाइप का डाटा पूछा जाता है तो यहाँ से हम लोग प्रूव करेंगे। जैसे मेरे हैं अभी हमने डेंसिटी निकलवाया था ना, डेंसिटी निकलवाया था, डेंसिटी मैंने देखो उसके लेंथ के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर दे दिया था ना, या परसेंटेज डायरेक्ट परसेंटेज दे दिया था। अगर नहीं दिया होगा और आपको बोला जाता है वो मालूम तो उसका मेजर किया जाएगा बाई मीटर स्केल है, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट एरर जो रखेंगे बेटा वो मीटर स्केल के लीस्ट काउंट में क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। और अगर गिवन है तो फिर जो दिया गया आपको ये रखेंगे। ठीक है, तो ये दिमाग में होना चाहिए कब कैसे यूज होगा। ठीक, चलिए इतना कर दीजिए, क्वेश्चन कर लिएगा, किसी को कोई डाउट होगा तो फिलहाल आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता बेटा हम लोग पढ़ रहे थे किसका स्टार्ट करना था, क्या काइनेमेटिक्स, मोशन इसी को हम लोग पढ़ लेते हैं, का काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। कंडीशन क्या होते हैं, आप एक चीज पढ़ते हो सर
दो कंडीशन होती है, एक अभी हम लोग यहाँ पे काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे और एक जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। आपने आगे पढ़ा हुआ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो बात आता है कि हम लोग मोशन की यहाँ पे स्टडी करते हैं, मोशन की वहाँ पे स्टडी करते हैं, दोनों जगहों पे मोशन की स्टडी होती है। बट जब हम लोग बेटा मोशन यहाँ काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं तो, और जब वहाँ पे हम लोग बात करते हैं, दोनों में अंतर क्या आता है तो बताएगा। यहाँ सारा ऐसा जरूरी है, मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, मोशन नहीं था, मैं मंडी टोली से ही पढ़ते हैं और नहीं मैंने कुछ ट्राई किया बट इसमें फोर्स का यूज नहीं होता, यहाँ फोर्स का यूज नहीं होता। हाँ फोर्स का डायरेक्ट होगा, एक्सीलेट कैसे होगा? होता क्या बेटा ना, सुनिए इस यूनिट में जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, वहाँ हम मोशन की स्टडी तो करते हैं बट मोशन किसकी वजह से हो रहा है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। जैसे आपने धक्का मार के गाड़ी को चलाया या गाड़ी का इंजन उसको ऑपरेट कर रहा है, ले जा रहा है, या ब्रेक लगाया तो रुका है, पीछे का रस्सी बात पीछे ले तब रुका, कैसे रुका कुछ नहीं मतलब, कैसे चला कोई मतलब नहीं, चल रहा है, कितने स्पीड से चल रहा है, कितना एक्सेलरेशन है वो हमें यहाँ पे गिवन होगा। मतलब काजिंग फैक्टर आपको नहीं है बताया जाता, किसकी वजह से मोशन हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बॉडी रेस्ट में है, मूव कर रही है, स्टेक पाथ में मूव कर रही है, ग्राउंड पाथ में मूव कर रही है, तो मोशन कर रही है, लेकिन उसके काज क्या है, किसकी वजह से क्यों हो रहा है उसके बारे में हम लोग इस यूनिट में स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ केवल मोशन की स्टडी करेंगे, मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, कितना एक्सेलरेशन है उसकी स्टडी करेंगे। जब हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन है, जब हम लोग बात करेंगे इसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, तो वहाँ पे काजिंग फैक्टर देखते हैं कि कितना फोर्स लगाया, कितना उसमें फ्रिक्शन लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स किधर है, क्यों वो कर रहा है, वो वहाँ पे कौन किस फैक्टर की वजह से बॉडी में मोशन स्टार्ट हो गया, हम लोग उस यूनिट में उसके बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे मोशन हो रहा है, जैसे आपको आप सभी लोग फॉर्म भरेंगे नीट का, नीट किया जाता है ना, भरेंगे, अब आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी बात है ना, मतलब सबका सिलेक्शन हो जाए बुरा है क्या थी, अच्छी बात है ना, मतलब जो काम भरे आपका सिलेक्शन हो जाए अच्छी बात है ना, ये खुशी हो गई है ना, प्रयास कर हो जाता है, क्या समझ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आता जो सेलेक्ट होता है। आप ही जैसे लोग होते हैं जो लग के मेहनत कर लेता साल बाद उसका हो जाता है, जो नहीं मेहनत करता है उसका नहीं होता है, ठीक। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो हो जाएगा, नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपकी होती है, दैट आपको अपनी ईमानदारी से मेहनत करनी है और मेहनत इतना ही है जितना आपको बताया जा रहा है, वो चीज़ें आप रेगुलर पढ़िए, घर पे जाके क्वेश्चन करिए, अगले दिन जो पढ़ाया जाना अपना पढ़ के आइए, पीछे जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते रहिए। इतना ही हमारा क्या है कंडीशन है सिलेक्शन के लिए, बट वो एक दिन नहीं होना चाहिए, रोज़ का होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं आज जुनून आया, आज गए रात में 4 बजे पढ़े, अगले दिन क्या कर गया पढ़ते रह गए, उससे नहीं होगा बेटा, फैसला आप कर रखिए, ठीक। चलिए तो ये हम लोग बात कर रहे थे काइनेमेटिक्स की, तो यहाँ पे हम लोग मोशन के स्टडी तो करेंगे बट उससे काजिंग फैक्टर की स्टडी नहीं करेंगे। अब बात आता है मोशन क्या हो गया, तो मोशन की जब हम लोग बात करेंगे बेटा, तो मोशन की कंडीशन बनती है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ उसके पोजीशन में क्या हो गया चेंजेस हो रही है, अभी हम लोग मोशन में हैं क्या नहीं, बट हम इधर से उधर शिफ्ट होते रह रहे हैं, तो हम कैसे हैं, जब तक हमारी पोजीशन चेंज हो रही है तब तक मोशन में हम भी बड़े हो रहे हैं, तो क्या हो गए रेस्ट में आ गए,
अब एक तो काम होता है मोशन की, जब हम लोग जो स्टडी कर सकते हैं यर्थ के रिस्पेक्ट में किया जाता है। अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दिया गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जी बॉडी की मूवमेंट, बॉडी रिस्पेक्ट में हम कैसे करते हैं वो फ्रेम ऑफ जिस सरफेस के रिस्पेक्ट में हम लोग किसी भी बॉडी के मोशन की स्टडी करेंगे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग बैठे बताया हमने हमारी आपकी पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो अगर आप क्या जिस बेंच पे बैठे हुए उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे अलग मिलेगा, आपने जिस स्पास पे हैं इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे अलग मिलेगा, ग्राउंड का भी लेवल अभी इससे नीचे है, अगर आप उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या मिलेगा? अलग मिलेगा। ऊपर फ्लोर पे चले जाएंगे तो क्या मिलेगा? किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके बेस पे डिसाइड करते हैं। बट अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइंड नहीं है, मतलब आपको ये नहीं बोला गया था इसके रिस्पेक्ट में आपको वैल्यू निकालनी है, उस केस में हमेशा हम लोग यर्थ को एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं। अगर आपको ये नहीं डिसाइड किया गया है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उस केस में हम लोग हमेशा किसको देंगे? आज को एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किया जाता है, ठीक। और अगर गिवन है तो जो गिवन रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, जैसे आप ट्रेन में चल रहे हो तो पॉइंट समझ लीजिए, आप ट्रेन में बैठे हुए हो, ट्रेन चल रही है, बोला जाए बेटा आप मोशन में हो कि नहीं, क्या बोलो? ट्रेन चल रही है, आप ट्रेन में बैठे हुए, बोला जाए कि आप बेटा मोशन में हो या नहीं, क्या बोलेंगे? अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, ठीक। अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, अगर आपका मोशन ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्टडी किया जाए तो क्या होंगे? रेस्ट में होंगे। अरे यार ट्रेन जिस स्पीड से चलेगी आप भी उस स्पीड से चलो, जैसे आप लोग बेंच पर बैठे हो, अब यहाँ कुछ कर दिया गया, ठीक, बेंच क्या मूव कर रही है लेकिन आप अपनी पोजीशन पे ही बैठे हो ना, तो बेंच के रिस्पेक्ट में आपको अगर कहा जाए क्या होगा? मोशन हो रहा है क्या? नहीं। बट अगर एयर के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो क्या होगा? मोशन होगा। जैसे हम लोग कपड़े पहने हैं, पेन हमने लगाया है, आपने जेब में मोबाइल रखी हुई है, रखी है ना, ऐसा कोई है जिसके पास मोबाइल ना? आपके पास नहीं है? अच्छी बात है, हाँ, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या है, मतलब मोबाइल सबके पास है। कितने लोगों के पास किताबें हैं? किताब कितने के पास? अभी बहुत पढ़ गया, बहुत दूसरे हाथ लगा दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ आपको बेटा थोड़ा सा किताब से ज़्यादा ध्यान दीजिए। मोबाइल बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक, लेकिन जब तक हम उसका क्या करते हैं, सही यूज करते हैं तब तक। लेकिन जो होता है 95% केसेस में क्या होता है? मिस यूज होता है। हम निकाले थे कोई चीज़ पढ़ने के लिए, तब तक दोस्त का मैसेज आ गया, वो रीड करने लगे, फिर दूसरे का आ गया, तो दूसरे का आ गया, फिर पता नहीं क्या करने लगे, ठीक। लेकिन अगर आप किताब खोलेंगे, जैसे भाई साहब ने किताब खोल रखा है बेटा, ठीक, इन्होंने किताब खोला, उसमें एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं लिखी है जो आपको डेविएट करेगी पढ़ने से। अगर आपने बुक खोल के बैठी है, कभी भी आप किसी पन्ने को खोल लीजिए, कभी भी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। और अगर आप मोबाइल खोलेंगे तो 100 आपके इन्फॉर्मेशन ऐसे आते रहेंगे जो आपको इधर उधर डेविएट करेंगे। आपके साथ होते होंगे, सबके साथ होते हैं, ठीक। तो इसलिए थोड़ी सी एक बात नहीं कर सकते हैं, ठीक, लेकिन धीरे धीरे अपने भविष्य के लिए थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। नहीं तो फिर मोबाइल पर रिचार्ज कराने के लिए कंपनियाँ नहीं बढ़ा रही हैं, आपने देखा होगा बढ़ा दी, कितना हो गया जी? 300 चार्ज है, ठीक। तो जब तक आप लोग बहुत बड़े होंगे तब तक वो 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो उस कंडीशन में वो 1000 रुपये रिचार्ज के लिए नहीं रहेगा यार, वैसे ही कुछ बना तो कहाँ से आएगा? चलिए कम से कम मेहनत करके बन जाएगी, है ना, क्या है कि नहीं? अरे नहीं तो पढ़ लिख के बनोगे तो कहाँ से आएगा पैसा, ठीक। तो इसलिए बन जाइए, क्योंकि बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है यार, ठीक है। और अगर पापा 10-20 करोड़ 50 करोड़ इकट्ठा करके रखे हों तो बात अलग क्या है, तब भी बहुत दिन नहीं चलेगा बेटा। अगर आप कुछ ईमानदारी से कर पाएंगे तभी चलेगा, नहीं तो क्या है तो क्या माँ बाप बोलेंगे, उसके बाद उसके खत्म हो जाएगा, फिर जीरो पे आ जाएगा। चलो तो कहने का मीनिंग ये है बेटा, ठीक। जब हम लोग यहाँ मोशन समझ गए क्या होता है। अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट के टाइम के साथ अगर चेंज हो रही है तो उससे हम कहेंगे मोशन में है, अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो रही है तो उससे कहेंगे रेस्ट में। और एक पॉइंट आप याद रखेंगे, जब भी मोशन की बात करेंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग वहाँ पे ध्यान रखेंगे किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। जैसे अगर ट्रेन में बैठेंगे तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में, या आपके अगली सीट में दूसरा पैसेंजर बैठा है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, हम लोग रेस्ट में होंगे। बट अगर ग्राउंड पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में कैसे होंगे, मोशन में होंगे। ये चीज़ें आपकी होती है, जैसे हम लोग याद रखें क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पूछा तो याद को ही हम लोग मानते हैं, याद के रिस्पेक्ट हम लोग स्टडी करते हैं। बट दूसरे प्लेनेट पर अगर कोई देख रहा हो तो
हम लोग रेस्ट में कि मोशन में नहीं? अगर अदर प्लैनेट से हम लोग को ये ऑब्जर्व करें तो हम लोग रेस्ट में है कि मोशन में? तो हम लोग मोशन में, भले से हम क्या है जगह में है, क्यों? क्योंकि यार भी अपने एक्सेस में क्या कर रहा है, दीवार कर रहा है। बट फिर आप उसका टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग जो पूछा जाएगा अपने प्लैनेट से ही पूछा जाएगा, दूसरे वाले की बात नहीं की जाएगी, ठीक? तो ये केस आपका होता है मोशन का। अब आपने पढ़ा होगा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन की तरफ बात करते हैं। जब आपकी यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, हम बोल देते हैं टाइम होना जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन कब कहते हैं बेटा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे। बोला जाता है कि एनी ऑब्जेक्ट विल कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन मोशन इज कॉल्ड क्या, यूनिफॉर्म। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, बोला जाता है एक ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल और अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक? तो उस केस में हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा ये बोलो, अगर अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे तो क्या नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा? कितने लोग बताएंगे? सुन लीजिए, हमने बोला क्या, कहाँ से आ गया बेटा, तो बैठ के चलो देखो इसके इसमें क्या होगा। अगर हम लोग बात करते हैं काइनेमेटिक्स की तो मोशन पढ़ना चाहिए। बात करते हैं काइनेमेटिक्स की, जिसमें कहा आपने यूनिफॉर्म मोशन, ये बोला आपने क्या, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जैसे मोबाइल में अलग अलग सिस्टम में अलग अलग थोड़ा होता है, वैसे ये नया लगा है उसका बड़ी से फंक्शन कर रहा है, लेकिन टाइम के लिए घंटा बैठ के पहले तो चेक किया जाएगा। चलो ठीक, तो यूनिफॉर्म मोशन की यहाँ पर बात करेंगे। इस बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन का बोला जाता है एक ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक? अपने नीचे मोशन और इससे पहले मीटिंग करेंगे। चैप्टर का नाम है डायनामिक्स, उसी में है आपका मोशन की डायमेंशन की बात मालूम करेंगे। Object covers, if object covers, एक मिनट अभी इसमें यूनिफॉर्म है बोले ना, if ऐसे करो, if position of object करो, if position of object will be changes, position of object will be changes with respect to time, if position of object will be changes with respect to time, then object is called in motion, उस केस में ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, वो मोशन में, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन। अब देखो दो चीज़ें, जो कैटेगराइजेशन होता है एक हम लोग डायमेंशन डॉट कितने क्वालिटी में चेंज हो रहा है उसके बेस पे डायमेंशन हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। और एक है यूनिफॉर्म और क्या, नॉन यूनिफॉर्म के बेस पे। तो पहले हम लोग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेंगे, फिर उसके डायमेंशन की बात करेंगे, ठीक? तो लिखिएगा पहले लिखते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और जल्दी यूनिफॉर्म मोशन। बोले यूनिफॉर्म लिखेंगे if object covers equal distances, object covers equal distances in equal time intervals, if object covers equal distances in equal time intervals,
देन इक्वल डिस्टेंसेज इन कर क्या बेटा, इक्वल टाइम इंटरवल, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, देन इट्स मोशन यानी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, हो गया, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। जैसे ऐसे मान लो सपोज दैट आप यहाँ से लखनऊ के लिए निकले, ठीक, आप लखनऊ जाते समय हाईवे पकड़े हैं, हाईवे खाली है, आप पहले घंटे में जितने किलोमीटर चले, मतलब पहले घंटे में आपने 60 किलोमीटर चला, अगले घंटे में भी 60 चले, फिर अगले वाले में भी 60 चले, मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। आप पहले मिनट में 10 मिनट चले, अगले मिनट में 10 मिनट चले, अगले मिनट में भी 10 मिनट चले, तो कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। मतलब अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है, कोई भी व्हीकल कवर करता है, तो ऐसे मोशन को बेटा हम लोग बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म। हिंदी में कहते हैं अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म क्या बोलते हैं, एक समान गति बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, अगर कोई भी वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करता है तो उसके मोशन को हम लोग एक समान गति कहते हैं, ठीक। और दूसरा हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ क्या बोला जाता है बेटा, if object covers equal distances in unequal time intervals or unequal distances in equal time intervals, ठीक लिखेगा उसमें आगे लिखा है if object covers equal distances, object covers equal distances in unequal time intervals, तो are unequal time intervals are unequal distances in equal time intervals, then motion of object is called non-uniform। जैसे मान लो पहले मिनट में 10 मीटर चला आपने, अगले मिनट में 15 मीटर चल रही है, अगले मिनट में 5 मिनट चले, तो कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो अगर आपको अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस करिए या इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया तो उसे नॉन यूनिफॉर्म। हमने क्वेश्चन पूछा था अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, या मे बी यूनिफॉर्म मे बी नॉन यूनिफॉर्म। कितने लोग बोलेंगे जल्दी से, हम क्या कह सकते हैं, बोला क्या बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब अलग अलग समय में अलग अलग दूरियां चल रहा है, तो उसका मोशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, या मे बी यूनिफॉर्म मे नॉट यूनिफॉर्म, या कैन नॉट डिटरमाइन। चलो बताएंगे आप तीनों में लोग खड़े हुए भैया, आते तीनों पीछे, अरे आते तीनों को बोला जा रहा है, कभी एक भी लोग, अरे तुम बोलते हो हम हिंदी बताएंगे ना यार, खड़े हो, ये तो चाहते आप अपनी प्रॉब्लम को बताओ तभी तो थोड़ा साल होगा। कोई बात जो नहीं समझ आपको बोलना पड़ेगा, समझाई जा रही है, ट्राई करते हैं बोल पड़ेगा, नहीं आ रहा है नहीं खराब, तो अब हाथ का नहीं समझना तो हाथ का काम बता दिया कुछ आया तो समझने के लिए हमने समझ प्रॉब्लम एक बार हिंदी में नहीं पढ़ के आए, एक बार जब पढ़ के आते हैं ना तो हिंदी में ही पढ़ के आए, कोई फैक्टर नहीं, चीज़ें वही हैं, ठीक, बाकी जो कंप्लेनिंग होगा वो आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक, जो आप प्रॉपर जाएंगे ना तो चीज़ें रहेंगी, हाँ हमने ये पढ़ा था, जब बोले तो वो प्रोजेक्ट कर लेंगे, ये करना दिक्कत है, लेकिन प्यार था जो नहीं करोगे सीख नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे तो नहीं करेगा, इससे प्यार करिए, समझाइए, हमने क्या कहा कि अगर मान लो ये गाड़ी चला रहे हैं, अब ये आसमान मान लो पहले 10 मिनट में 1 किलोमीटर चले, अगले 15 मिनट 15 मिनट में 3 किलोमीटर चले, अगले 20 मिनट में हमने 5 किलोमीटर चला,
कि आसमान। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर अलग अलग समय में अलग अलग नहीं बदले तो आसमान। जैसे बताया 10 मिनट में हमने 1 किलोमीटर चला, अगले 20 मिनट में 2 किलोमीटर चला, अगले 30 मिनट में 3 किलोमीटर चला। अब 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 20 मिनट में 2 किलोमीटर, 30 मिनट में 3 किलोमीटर। अब समान हो गया, मतलब समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, डिपेंड करता है समय और जगह के अनुसार। चलो देखो बेटा, अभी देखिए इसी बात करते हैं बेटा कि अभी सबके लेवल और लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। जिनको आया करे वो बिना शर्माए उनका हाथ उठा दिया करे। कहीं हम हिंदी बोल लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ टर्म्स नहीं आएंगे तो आप हिंदी होता है, तो बाकी हम बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो उस केस में आप समझ लेंगे तो देखो, अगर आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और नहीं समझ में आएगी तो आप व्यवस्थित बैठे रहोगे तो मन नहीं लगेगा, ठीक। और जब तक आप सीखेंगे नहीं और समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं लगता है। बोर्ड वाला लग जाएगा, कंपटीशन वाला नहीं लगेगा। बोर्ड वाला प्रोग्राम लड़के भी मान लेते तो भी काम चल जाता है, तो सीधा सीधा पूछा जाता है। बट आपको जो कंपटीशन में आना है वो सीधा सीधा 20% आता है, 80% घुमा फिरा के आता है। तो आप तभी कर पाएंगे जब थोड़ा सा आपको उसके बारे में जानते रहेंगे। और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना शुरू करना होगा। चलो देखो, हमने पूछा था आप कितने लोग बताएंगे क्या होगा? दोनों होगा। हाँ जी, मतलब बेटा अगर अलग अलग समय में अलग अलग एरिया कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, यानी एक समान भी हो सकता है, असमान, डिपेंड करेगा उनके रेशियो पे। अगर रेशियो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो अनुपात जो है वो बराबर आ गया तीनों कंडीशन में या जितनी कंडीशन में ले रहे हो यूनिफॉर्म है। आप अगर आपका रेशियो अलग अलग आ रहा है हर पार्ट का तो कैसा हो गया? यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, मतलब मे भी यूनिफॉर्म, मे नॉट भी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, तो दोनों चीज़ें पॉसिबल होती हैं। याद रहेगा तो ठीक के हिसाब का होता है। तो चलिए आपने वही पॉइंट बना के लिख लीजिए, आपसे पॉइंट बना लीजिए। पानी में पहले रख के बैठा करो भैया, एक बीच में अलाउ नहीं रहेगा। आज चले जाइए फिर दोबारा मत जाइएगा, करेंगे आपसे पॉइंट बना के लीजिए। एक object covers unequal distances, if object covers unequal distances in unequal time intervals, if object covers unequal distances in unequal time intervals, then motion of object is called, then motion of object is called, क्या कहलाएगा बेटा? called क्या? may be uniform, may not be, may be uniform, may not be uniform, मतलब यूनिफॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। may be uniform, may not be uniform, may not be uniform। मैं यहाँ पे लिख लीजिएगा, depends on ratio of distance covered to the time taken, ratio of distance covered covered to the time taken, distance upon depends upon distance covered to the time taken। कुछ पार्ट में इन ईच पार्ट मतलब हर पार्ट में डिस्टेंस जो कवर्ड होगा और जो समय लेगा उनके अनुपात पे डिपेंड करेगा कि यूनिफॉर्म होगा कि नहीं। अगर रेशियो भी हर पार्ट में बराबर है तब तो यूनिफॉर्म, अगर बराबर नहीं है तो समझ गए। अब दूसरा होता है बेटा, ये तो डिवीजन हो गया हमारा यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा डिवीजन होता है कोऑर्डिनेट के बेस पर। अगर टाइम के साथ केवल सिंगल कोऑर्डिनेट आपका चेंज होता है उसके पोजीशन का, तो हम लोग कहते हैं बेटा क्या? वन डायमेंशनल मोशन। आपने पढ़ा होगा एक वे में गत, दो वे में गत और थ्री वे में गत, समझ गए? ठीक, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। अगर ड्यूरिंग मोशन only one coordinate of the object will be changes with respect to time, then motion is called क्या? वन डायमेंशनल। अगर गति के समय केवल एक अक्ष में परिवर्तन होता है समय के साथ, तो उसे बोलेंगे हम लोग एक रेखीय गति, मतलब देखिए गति होगी।
और अगर दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, चाहे एक्स वाई हो, चाहे वाई जेड हो, चाहे जेड एक्स हो, तो उसे बोलेंगे द्विरेखीय, 2 डायमेंशनल मोशन। अगर एक्स वाई जेड तीनों टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसे बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पहले वाला यूनिट, नीचे पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। यहाँ पे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सीधी रेखा में तो उसे एक्टिवेटर कहेंगे, और इसकी स्टडी इस पार्ट में हम लोग करेंगे। दूसरा सेकंड पार्ट जिसका आता है काइनेमेटिक्स का, उसमें हम लोग पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। और 2 डायमेंशनल मोशन में अपने यहाँ जो अपने सिलेबस में है वो 2 चीज़ें आपने पढ़ी होंगी बोर्ड में भी, एक प्रोजेक्टाइल मोशन, हिंदी में क्या कहते हैं प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन, जहाँ किसी एंगल में फेंकते हैं आपने जाके नीचे ड्रॉप करता है। तो एक हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा होता है आपका कौन सा आता है सर्कुलर मोशन, रेखीय गति। एक आप पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, एक पढ़ेंगे बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो 2 चीज़ें हम लोग 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे। 3 डायमेंशनल मोशन की स्टडी अपने यहाँ ध्यान नहीं है, जनरल थोड़ा सा बता देंगे। ठीक, तो वो कैसा आपका होता है, यहाँ पे 1D और 2D मोशन हम लोग स्टडी करते हैं अपने लेवल से, जो पूछे जाते हैं आपके दूसरा सिलेबस में। ठीक है, तो वो लिखेंगे एरो आपके पॉइंट बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ, एरो लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of change in, on the basis of change in coordinate, change in coordinate of position, change in coordinate of position vector during motion, coordinate change in position vector of object during motion, एक्स वाई जेड, कोऑर्डिनेट का पोजीशन वेक्टर, तो बॉडी के पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, तीनों होगा, क्या होता है आप पोजीशन वेक्टर, आप पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मोशन आ रहा ठीक है, मोशन आ रहा ठीक है, इसके वजह से बांटेंगे तो मोशन को तो 3 पार्ट में बांटे थे। मोशन आ रहा ठीक है, पहला लिखेंगे बेटा 1 डायमेंशनल मोशन, स्टार्ट में एक लाइन लिख लेंगे, हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे यहाँ पे 1D का 1 डायमेंशनल मोशन। इसी तरह उसको डिफाइन भी कर लिए स्टार्ट में लाइन। ठीक, देखिएगा एक ड्यूरिंग मोशन आप देखिएगा 1 डायमेंशनल मोशन, देखिए बेटा इफ ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट only one, if during motion of object only one coordinate of, only one coordinate से निकल लो, only one coordinate नीचे के that is only one coordinate that is either x or y or z, either x or y, जैसे x y z 3 एक्सिस पढ़ते हैं बेटा, एक x है दूसरा y है, तीसरा क्या ले लेते हैं हम लोग z, x y का लिया z, वैसे z प्लेन में नहीं होता, परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, बट दिखाने के लिए हम लोग को ऐसा करना पड़ता है। तो ठीक, अब चाहे x में चेंज हो, चाहे x में चेंज हो, चाहे y में हो, चाहे किसमें हो, z में हो, अगर किसी में भी चेंज हो रहा है, किसी एक में लेकिन होना चाहिए, तब मोशन हमारा 1 डायमेंशनल कहलाएगा। तो क्या लिखा बेटा either x or y or z, then motion start, क्या कहलाएगा 1 डायमेंशनल मोशन, मोशन स्टार्ट 1 डायमेंशनल मोशन। इसी को हम लोग क्या स्ट्रेट पाथ की मोशन भी कहते हैं, मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ भी कहते हैं। ठीक, दूसरे को 1 डायमेंशनल मोशन या मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ भी कहते हैं, या रेक्टिलिनियर मोशन आपने पढ़ा होगा, रेक्टिलिनियर मतलब सीधा सीधा। ठीक, ये डिफरेंट टर्म्स आप देते हैं। ठीक, ये हो गया 1 डायमेंशनल मोशन। दूसरा क्या है, एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ, मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ, मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट सीधी रेखा में गति, पता है ना, स्ट्रेट पाथ। दूसरा लिखिएगा 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, बोले बेटा
द्विविवेक कहते हैं, ठीक, द्विविवेक कहेंगे अगर मोशन के ड्यूरिंग बेटा दो कोऑर्डिनेट पोजीशन का चेंज हो रहा है, चाहे एक्स वाई हो, चाहे वाई जेड हो, चाहे जेड एक्स हो, कोई भी एनी टू कोऑर्डिनेट, ठीक, तो लिखिएगा इफ ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एनी टू कोऑर्डिनेट, if during motion of object any two coordinate either x y r over r y z over r z x any two coordinate either x y or y z or z x will be changes with respect to time, will be changes with respect to time, then जैसे आप लिखोगे, जैसे आपकी आदत पड़ेगी, नहीं भाई साहब आप दे देंगे, आपको आप वहाँ छाप देंगे, तो यहाँ पर सब कुछ लिखा है, तो उसमें हमने हो जाता है ना, दूसरे की मदद से तो उसने बनाया क्या आंसर क्या बेटा with respect to time, then motion is called two-dimensional motion. Then motion is called two-dimensional motion. Yeah? Motion is called two-dimensional motion. एग्जाम्पल लिख लो, लाइक हम लोग इन्हीं दोनों को पढ़ेंगे बेटा इसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। अगला थ्री डायमेंशनल मोशन, तो फिर वो अपना कहीं पढ़ना नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन नाम जानते रहिए थ्री डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन, मल्टी कर लिया, टोटी कर लिया, जैसे कहा आपने वन डायमेंशनल मोशन, दूसरा लिखा आपने टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, और तीसरा हो गया थ्री डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल। अब आप थ्री डायमेंशनल मोशन करेंगे, ये पाथ थे कोऑर्डिनेट, एक आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन वेक्टर of object will be changes, of object will be changes with respect to time, then with respect to time, then motion of object, then motion of object is called क्या कह रहा था, थ्री डायमेंशनल मोशन। अच्छा कोई लोग एग्जाम्पल बता दो, थ्री डायमेंशनल मोशन का कोई एग्जाम्पल बता दो। इलेक्ट्रॉन की गति का हाथ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैटर्न के अंदर एक एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकेगा न्यूक्लियस के अराउंड, उसका मोशन कैसा होता है, टूटी नहीं होता है, टीटी हो जाता है। टीटी होने के कारण क्या होता है, वो अपने एक्सेस पे भी क्या करेगा, घूमता रहेगा। आपने एरोप्लेन वगैरह देखा है, एरोप्लेन का पेटर टाइम होता है, एरोप्लेन नहीं देखा तो वीडियो को उड़ते हुए देखिएगा, अगर नहीं देखा ध्यान नहीं दिया तो ध्यान दीजिएगा। जब चिड़िया उड़ती है ना,
जब स्ट्रेट पाथ पे जाएंगी तब तो मंडी हो गया, लेकिन जब वो क्या करती हैं, बेंड करती मुड़ती हैं, तो उनकी एक पिलर जो है थोड़ा ऊपर हो जाता है, दूसरा नीचे, और टर्निंग का नहीं, तो थोड़ी तो मोशन किया है सर्कुलर की वजह से हो गया, और उनकी बॉडी में क्या हुआ, एक पिलर ऊपर दूसरी नीचे, ऐसे एरोप्लेन की कंडीशन होती है। जब एरोप्लेन टर्न होती है तो उसकी एक विंग ऊपर की तरफ दूसरी वाली नीचे हो जाती है। अगर किसी ने एरोप्लेन से लर्निंग किया होगा, जब टर्निंग होती है तो थोड़ा सा झुक जाते हैं, ठीक। तो कंडीशन आपका जो होता है उसका कॉन्सेप्ट आपका वही होता है, क्योंकि वो मुड़ रहा है तो थोड़ी तो उसकी वजह से हो गया, और जो उसकी एक्सिस में चेंजेस हो रही है, एक ऊपर एक साइड दूसरा साइड नीचे, वो आपका 3D हो जाता है। गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके नीचे में जनरली क्या मोशन जो होता है इधर उधर होता है, तो नाम क्या टेंडर पास पे जो भी हम लोग कहते हैं 3D का तो माना जाता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ये बेटा कैटेगराइजेशन हो गया। आपका आप पढ़ के आएंगे स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें का कंप्लीट करनी है। सभी लोग एक बार पढ़ के आइएगा, तो थोड़ा सा स्पीडली करना है, ठीक है। अब देखो कहाँ तक क्या होता है, इसके पहले एक से लगता है और चलो लगता है, जैसा भी होगा उसको कंप्लीट करना है, ठीक। पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा उससे।